बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में 14 वर्षीय लड़का आरव अपनी मां के साथ रहता था। गांव का नाम सूरजपुर था। नाम भले ही सूरजपुर, लेकिन वहां के लोग गरीबी के अंधेरों में जी रहे थे। आरव का घर एक टूटी फूटी मिट्टी की कुटिया थी। बरसात में दीवारें गीली हो जाती और छत से पानी टपकने लगता। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वो मात्र 9 साल का था। पिता एक मामूली मजदूर थे जो शहर में ईंट भट्टे पर काम करते थे। एक दिन काम करते करते उनकी तबीयत बिगड़ी और वे लौटकर घर ही नहीं आए। उस दिन से घर का सारा बोझ मां के कंधों पर आ गया। मां गांव के खेतों में मजदूरी करके गुजारा करती, कभी गेहूं काटती, कभी कपास चुनती। आरव भी पढ़ाई के बाद खेतों में उनकी मदद करता, लेकिन खेतों से मिलने वाली मजदूरी इतनी कम थी कि अक्सर रात का खाना अधूरा रह जाता। कई बार सिर्फ नमक और सूखी रोटी ही पेट भरने का साधन बनती। गांव के लोग अपने अपने संघर्ष में इतने डूबे थे कि दूसरों के दुख में ज्यादा नहीं झांकते थे। कुछ लोग ताने भी मारते, अरे पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, ऐसे में काम करके पेट भरो। लेकिन आरव की मां ने हमेशा कहा, बेटा पढ़ाई मत छोड़ना। भूख तो आज है, पर पढ़ाई तुम्हें कल बेहतर बनाएगी। आरव ने ये बात दिल में बिठा ली थी। एक दिन गांव में भयंकर गर्मी थी। तापमान इतना बढ़ गया था कि खेतों में काम करने वाले कई लोग बीमार पड़ गए। उसी दिन आरव की मां भी धूप में बेहोश हो गई। गांव के वैद्य ने कहा कि उन्हें कुछ दिन आराम की जरूरत है, लेकिन आराम का मतलब था मजदूरी बंद, यानी रोजगार बंद। घर में खाने को एक मुट्ठी चावल भी नहीं बचा था। 3 दिन तक आरव और उसकी मां बस पानी पीकर सोते रहे। चौथे दिन आरव ने तय कर लिया, मां मैं गांव छोड़कर शहर जाऊंगा, कुछ काम करूंगा, फिर आपको अपने पास ले आऊंगा। मां की आंखों में चिंता और डर था, लेकिन वो जानती थी कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने बेटे को पुराने कपड़ों में तैयार किया, एक फटी पोटली में 2 रोटियां और थोड़ा गुड़ बांधा और आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। गांव की पगडंडी से होते हुए तपती धूप में पैदल चलता आरव दूर के कस्बे की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, पैर जलते थे, पेट भूखा था, लेकिन आंखों में बस एक सपना था, मैं कुछ करूंगा और मां को फिर कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। आरव दोपहर तक चलते चलते थक गया था। सिर चकरा रहा था, होंठ सूख गए थे और पेट भूख से मरोड़ रहा था। उसने पोटली खोली। मां द्वारा दी गई 2 रोटियां और थोड़ा गुड़ अब भी वैसा ही रखा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर धीरे धीरे रोटियां खा रहा था कि तभी दूर से एक बैलगाड़ी आती दिखी। बैलगाड़ी में सूखे घास के गट्ठर रखे थे। गाड़ी चलाने वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था। धोती कुर्ता पहने, माथे पर पसीने की बूंदें और चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में अपनापन। गाड़ी पास आई तो उसने आरव को देख रुकने का इशारा किया। अरे बेटा, इस धूप में अकेले कहां जा रहे हो? आरव ने धीमी आवाज में कहा, शहर जा रहा हूं चाचा, काम ढूंढने। आदमी ने हैरानी से पूछा, गांव से भाग कर आए हो क्या? आरव ने सिर झुकाकर सब कहानी बता दी। पिता की मौत, मां की बीमारी, घर में भूख और शहर जाकर कुछ करने का सपना। आदमी चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं बेटा, लेकिन शहर तक जा रहा हूं। अगर चाहो तो बैठ जाओ, पैदल क्यों चल रहे हो? आरव के होठों पर हल्की मुस्कान आई। वो गाड़ी में चढ़ गया। रास्ते में आदमी, जिसका नाम रघुवीर चाचा था, उससे बातें करता रहा। देखो बेटा, शहर बड़ा है और लोग भी बड़े चालाक होते हैं। वहां किसी पर जल्दी भरोसा मत करना, मेहनत से मत डरना और हमेशा काम सीखते रहना। आरव ने ध्यान से सुना। ये बातें उसके दिल में उतर रही थी। शहर तक का सफर लंबा था। धूल उड़ती, बैलों की घंटियों की आवाज आती और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती। शाम होते होते वे एक छोटे से शहर
रामनगर पहुंच गए। रघुवीर चाचा ने कहा, बेटा, मैं तो मंडी में घास बेचने जा रहा हूं। तुम चाहो तो रेलवे स्टेशन चलो, वहां काम मिलने के आसार ज्यादा है। आरव ने सिर हिलाया। हाँ चाचा, वही जाऊंगा। रघुवीर चाचा ने उसे 10 रुपए दिए और कहा, रात का खाना खा लेना और याद रखना, भूख पर काबू रखो, खर्च सोच समझ कर करो। आरव ने चाचा के पैर छुए। चाचा, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। रघुवीर चाचा मुस्कुराए और बोले, अरे इसे एहसान मत कहो, बस आगे चलकर किसी और की मदद करना, यही असली धन्यवाद है। शाम हो चुकी थी। आरव अब रामनगर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था। चारों तरफ भीड़ थी। कोई चाय बेच रहा था, कोई पकोड़े, कोई अखबार। दूर घोड़ा गाड़ी वाले यात्रियों को बुला रहे थे। आरव ने चारों ओर देखा और मन ही मन सोचा, अब मेरी असली लड़ाई यहीं से शुरू होती है। रामनगर रेलवे स्टेशन पर जैसे जैसे रात गहराने लगी, दुकानों के शटर एक एक कर बंद होने लगे। बाहर की हलचल कम हो गई, लेकिन प्लेटफॉर्म पर अब भी इक्का दुक्का लोग थे। आरव प्लेटफॉर्म के कोने में बैठकर सोचने लगा, कहां सोऊंगा, क्या खाऊंगा, किससे काम मांगूंगा। उसने रघुवीर चाचा द्वारा दिए गए 10 रुपए में से 3 रुपए निकालकर 1 कप चाय और 2 समोसे खरीदे। कई दिनों में यह पहला मौका था जब उसने पेट भरने लायक कुछ खाया। खाने के बाद थकान ने घेर लिया। प्लेटफॉर्म के एक कोने में लकड़ी की बेंच खाली थी। वो वहीं लेट गया। ऊपर टिमटिमाती पीली बत्तियां, दूर खड़े पुराने कोयले वाले इंजन की हल्की हल्की आवाज और बीच बीच में पटरियों से आती ठक ठक की गूंज, यही उसका नया बिस्तर और लोरी बन गए। सुबह स्टेशन का नजारा बदल चुका था। चाय वाले चाय चाय की आवाज लगा रहे थे। पकोड़े तलने की खुशबू हवा में थी। अखबार वाले नए बंडल खोल रहे थे। आरव जल्दी उठ बैठा और तय किया, आज काम ढूंढना ही है। वो एक एक दुकान पर जाकर पूछने लगा, चाचा, मुझे काम मिलेगा? लेकिन हर जगह एक ही जवाब, अरे तुम तो बच्चे हो, तुमसे क्या काम होगा? या हमारे पास पहले से आदमी है। नाना सुनते सुनते उसका उत्साह टूटने लगा। भूख फिर से चुभने लगी। दोपहर में वो एक फल वाले की ठेली के पास पहुंचा। ठेले पर केले, सेब और अंगूर सजे थे। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, चाचा, 2 केले कितने के हैं? फल वाले ने कहा, 2 रुपए के बेटा। आरव ने पैसे देकर केले लिए और पास में खड़े होकर खाने लगा। फल वाले ने गौर से देखा। कपड़े फटे पुराने, चेहरा मासूम लेकिन थका हुआ। तुम नए लग रहे हो यहां, कहां से आए हो? आरव ने धीरे से कहा, गांव से, काम ढूंढने। मां गांव में अकेली है। फल वाले ने थोड़ी देर सोचा और पूछा, काम मिला? नहीं चाचा, सबने मना कर दिया। आरव बोला। फल वाले चाचा की आंखों में नरमी आई। अच्छा, अगर चाहो तो मेरे साथ काम कर लो। यात्रियों को ऊंची आवाज में बुलाना होगा, आओ साहब, मीठे फल है, ताजे फल है। बदले में दिन में 2 वक्त का खाना और कुछ पैसे मिलेंगे। आरव का चेहरा खिल उठा। हाँ चाचा, मैं करूंगा। उस दिन से आरव ने ठेली पर लगन से काम करना शुरू किया। पहले दिन ही उसने कई यात्रियों को रोककर फल बिकवाए। फल वाले चाचा खुश हुए और बोले, बेटा, तुम्हारे आने से मेरा काम बढ़ गया है। रात को फिर बेंच पर सोते समय आरव ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, पहला कदम उठा लिया है, अब रुकना नहीं है। दिन गुजरते गए। अब आरव रोज सुबह फल वाले चाचा की ठेली लगाता, ऊंची आवाज में पुकारता, आओ साहब, मीठे फल है, ताजे फल है। उसकी मासूमियत और उत्साह देखकर कई यात्री ठहर जाते और फल खरीद लेते। फल वाले चाचा भी खुश थे, लेकिन आरव के लिए सबसे बड़ी खुशी थी कि अब वो भूखा नहीं सोता था। एक रात जब बाकी दुकानें बंद हो चुकी थी और प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था, आरव बेंच पर बैठा आसमान देख रहा था। तभी स्टेशन मास्टर उधर से गुजरे। स्टेशन मास्टर 55-60 साल के, सफेद बाल, तेज नजरें
और चाल में एक अलग रौब। वे अक्सर आरव को बेंच पर सोता देखते थे, लेकिन आज वो जाग रहा था। उन्होंने पास आकर पूछा, बेटा नींद नहीं आ रही? आरव ने सिर झुकाकर कहा, बस ऐसे ही बैठा था साहब। स्टेशन मास्टर ने बेंच पर बैठते हुए कहा, मैं तुम्हें रोज यहां देखता हूं। कहा के हो? आरव ने उनकी आंखों में झांकते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। गांव की गरीबी, पिता की मौत, मां की बीमारी, भूख, रघुवीर चाचा से मुलाकात और फल वाले के यहां काम। स्टेशन मास्टर चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, अच्छा है कि तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन बेटा कब तक दूसरों के फल बेचोगे? क्यों न अपना काम शुरू करो? आरव हड़बड़ा गया, साहब मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और माल कहां से लाऊंगा? स्टेशन मास्टर मुस्कुराए, पैसे थोड़े हैं तो कम माल से शुरू करो। तुम्हें सबसे बड़ी चीज पहले से आती है, बेचना। बाकी मैं तुम्हें स्टेशन का अंदर जाने का पास दिला दूंगा। ट्रेन में बैठकर बेचोगे तो ज्यादा मुनाफा होगा। आरव ने घबराकर कहा, लेकिन चाचा ने मुझे काम दिया है, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? स्टेशन मास्टर ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा ये दुनिया भावनाओं से नहीं चलती। जो तुम्हारी मेहनत से फायदा उठा रहा है वो निस्वार्थ नहीं है। तुम चाहो तो उनसे माल खरीद सकते हो, लेकिन अपना काम खुद करो, आत्मनिर्भर बनो। ये शब्द आरव के दिल में उतर गए। पहली बार उसने सोचा, शायद मैं सच में अपना काम कर सकता हूं। अगले दिन शाम को ठेली समेटते समय आरव ने हिम्मत जुटाई और फल वाले चाचा से कहा, चाचा मैं अब ट्रेन में खुद फल बेचना चाहता हूं। आपके यहां से माल खरीदूंगा, पर काम अपना करूंगा। पहले तो चाचा चौंके, फिर बोले, अच्छा है बेटा, कोशिश करो। माल चाहिए तो मुझसे ले जाना। आरव ने मन ही मन स्टेशन मास्टर का धन्यवाद किया। उस रात बेंच पर लेटे हुए उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस नए सपनों की हलचल थी। सुबह सुबह आरव स्टेशन पहुंचा। स्टेशन मास्टर ने वादा निभाते हुए उसे एक छोटा सा पास दिला दिया, जिससे वो ट्रेन में बैठकर सामान बेच सकता था। उसने फल वाले चाचा से 20 केले, 15 सेब और कुछ अंगूर खरीदे। कुल मिलाकर उसका खर्च हुआ 35 रुपए। जेब में बाकी बचे थे सिर्फ 5 रुपए। उसने सामान को एक टोकरी में सजाया, ऊपर से एक साफ कपड़ा ढका और पहली ट्रेन का इंतजार करने लगा। सुबह 7 बजे रामनगर जोधपुर पैसेंजर स्टेशन पर लगी। सीटी बजी और जैसे ही ट्रेन चलने लगी, आरव ने गहरी सांस ली और टोकरी लेकर एक डिब्बे में चढ़ गया। पहले कुछ यात्री उसे देखते रहे, लेकिन उसने ऊंची आवाज में पुकारा, आओ भाई, मीठे केले, ताजे सेब, सिर्फ 5 रुपए में। कुछ यात्री मुस्कुराए, कुछ ने अनदेखा किया, लेकिन तीसरे ही मिनट एक बुजुर्ग ने आवाज दी, बेटा 2 केले देना। आरव ने मुस्कुराकर केले दिए और बाकी पैसे संभालकर जेब में रखे। धीरे धीरे उसने एक एक डिब्बा घूमना शुरू किया। उसकी आवाज, उसका आत्मविश्वास और मुस्कुराता चेहरा देखकर कई लोग खरीदने लगे। ट्रेन 1.5 घंटे में अगले बड़े स्टेशन पर पहुंची। तब तक उसके पास सिर्फ आधे फल बचे थे। उसने वहां उतरकर बाकी डिब्बों में घूमकर पूरा माल बेच डाला। जब उसने हिसाब किया तो हैरान रह गया। खर्च 35 रुपए, कमाई 85 रुपए, मुनाफा 50 रुपए। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी मानो उसने कोई खजाना पा लिया हो। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, उसने मन में कहा। वापस प्लेटफॉर्म पर उतरते समय हवा थोड़ी ठंडी थी, लेकिन आरव का मन गर्मजोशी से भरा हुआ था। पहली बार उसने महसूस किया कि मैं सिर्फ गुजारा नहीं कर रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। उस शाम उसने अच्छे से खाना खाया, मां के लिए थोड़े पैसे अलग रखे और बाकी से अगली सुबह ज्यादा माल खरीदने का निश्चय किया। आरव अब रोज सुबह ट्रेन में फल बेचता और शाम को स्टेशन लौटता। उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। हर दिन की कमाई में से वो कुछ रुपए मां के लिए मनी ऑर्डर कर देता
और बाकी से माल खरीदकर काम बढ़ाता। लेकिन जैसे जैसे उसकी बिक्री बढ़ी, प्लेटफॉर्म के कुछ पुराने फेरी वाले उसे घूरने लगे। एक दिन जब वो ट्रेन से उतर रहा था, 3 फेरी वाले उसके पास आए। अरे छोटे, तू नया आया है और इतना जोर से माल बेच रहा है, हमारा धंधा चौपट करेगा क्या? आरव ने विनम्रता से कहा, भाई मैं बस मेहनत कर रहा हूं, किसी का काम छीनना मेरा इरादा नहीं। लेकिन उनमें से एक बोला, ये प्लेटफॉर्म हमारा इलाका है, यहां काम करना है तो हमें हिस्सा देना पड़ेगा। आरव चौंक गया। हिस्सा? पर क्यों? दूसरे ने हंसकर कहा, क्योंकि यही यहां का नियम है। आरव के पास 2 रास्ते थे, या तो वो हिस्सा देकर चुपचाप काम करे या फिर डटकर खड़ा हो। लेकिन हिस्सा देने का मतलब था कमाई का बड़ा हिस्सा खोना, जिससे मां को पैसे भेजना मुश्किल हो जाता। उस रात बेंच पर लेटे हुए वो बहुत देर तक सोचता रहा, अगर मैं डर गया तो हमेशा दबकर जीना पड़ेगा, लेकिन टकराऊंगा तो ये लोग मुश्किल खड़ी करेंगे। अगले दिन उसने स्टेशन मास्टर को सब कुछ बता दिया। स्टेशन मास्टर ने गंभीरता से सुना और बोले, बेटा डरना मत, ये लोग तुम्हें इसलिए दबा रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि तुम में काबिलियत है। कल से तुम आधिकारिक टिकट लेकर बेचो, फिर कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। आरव ने पूछा, टिकट? क्या उसके लिए ज्यादा पैसे लगेंगे? मास्टर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बस थोड़ी फीस है, मैं तुम्हें फॉर्म भरने में मदद कर दूंगा। अगले ही हफ्ते आरव के पास रेलवे का आधिकारिक वेंडर लाइसेंस था। अब वो ट्रेन में आत्मविश्वास से घूमता और वे पुराने फेरी वाले भी उसे देखते भर थे, कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते। आरव ने महसूस किया, जब तुम्हारे पास मेहनत और कानून दोनों का साथ हो तो डरने की जरूरत नहीं रहती। अब आरव का काम पहले से तेजी से बढ़ने लगा। वो सुबह की पहली ट्रेन से लेकर दोपहर की एक्सप्रेस तक फल बेचता और शाम तक उसकी टोकरी खाली हो जाती। मुनाफा इतना था कि वो न सिर्फ मां को ज्यादा पैसे भेज पा रहा था, बल्कि एक छोटा सा बचत का डिब्बा भी रख लिया था। एक दिन दोपहर की ट्रेन में आरव हमेशा की तरह ऊंची आवाज में पुकार रहा था, मीठे केले, ताजे सेब, सिर्फ 5 रुपए। तभी एक मध्यम उम्र के सज्जन सूट बूट पहने उसके पास आए। बेटा, तुम्हारी आवाज में दम है, कहां से हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, गांव से साहब, मां के इलाज और घर के लिए काम कर रहा हूं। सज्जन ने ध्यान से उसकी बातें सुनी, फिर जेब से एक कार्ड निकाल कर दिया। मैं जयपुर में एक थोक फल व्यापारी हूं, अगर कभी ज्यादा माल लेना हो सीधे मेरे गोदाम से लेना, दाम कम होंगे और माल ताजा मिलेगा। आरव ने कार्ड देखा, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, शर्मा फ्रूट सप्लायर्स, जयपुर। उस रात स्टेशन की बेंच पर बैठकर उसने कार्ड को बार बार घुमाया। अगर मैं सीधे गोदाम से माल लाऊं तो मुनाफा और बढ़ जाएगा, लेकिन इसके लिए जयपुर जाना पड़ेगा और उतने पैसे फिलहाल उसके पास नहीं थे। फिर उसने फैसला किया, मैं धीरे धीरे बचत करूंगा और एक दिन अपना बड़ा सप्लाई का काम शुरू करूंगा। अगले ही दिन उसने माल बेचने के साथ साथ बचत को और बढ़ा दिया। अब उसका सपना सिर्फ ट्रेन में फल बेचने का नहीं था, बल्कि अपना खुद का फल का ठेला, फिर दुकान और एक दिन सप्लाई का बड़ा धंधा करने का था। स्टेशन मास्टर ने उसकी आंखों में चमक देखकर कहा, आरव, यही असली जीत है, जब तुम रोज के खाने से आगे सोचने लगते हो। आरव ने सिर हिलाया और मन में ठान लिया, अब मेरी रफ्तार कोई नहीं रोक सकता। 3 महीने की लगातार मेहनत और बचत के बाद आरव के डिब्बे में आखिरकार 900 रुपए जमा हो गए। ये रकम उसके लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि इसी से वो जयपुर जाकर सीधे गोदाम से माल खरीद सकता था। सुबह स्टेशन मास्टर के पास जाकर उसने कहा, साहब, मैं कल जयपुर जाने वाला हूं, थोक में माल लाऊंगा। स्टेशन मास्टर ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा, सावधान रहना और कीमत पर अच्छे से मोलभाव करना, यह भी एक हुनर है।
आरव ने एक छोटा कपड़े का थैला लिया। उसमें कपड़े, पानी की बोतल और बचत के सारे पैसे रखे। दिल में हल्का डर भी था। यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी यात्रा और सबसे बड़ा निवेश होने वाला था। सुबह 6 बजे की ट्रेन में वो खिड़की के पास बैठा बाहर भागते खेत और गांव देख रहा था। हर स्टेशन पर फल बेचने वालों को देख उसे अपना पहला दिन याद आ गया। वो लड़का जो बेंच पर सोता था और सिर्फ अगले दिन के खाने की सोचता था, अब वही लड़का बड़े सपनों की ओर जा रहा था। जयपुर पहुंचते ही वो पर्ची पर लिखे पते के सहारे शर्मा जी के गोदाम पहुंचा। गोदाम बड़ा था। अंदर ढेरों लकड़ी के पेटियां, केले के थैले और सेब के कार्टन रखे थे। शर्मा जी ने उसे पहचान लिया। अरे, ट्रेन वाला बच्चा आ गया, आओ दिखाता हूं माल। उन्होंने उसे अलग अलग फल दिखाए और दाम बताए। आरव ने मोलभाव में भी हिम्मत दिखाई। शर्मा जी, मैं हर महीने आऊंगा, लेकिन थोड़ा सस्ता करना पड़ेगा। शर्मा जी हंस पड़े। ठीक है, तुम्हारे जैसे मेहनती को थोड़ा फायदा देना चाहिए। आरव ने 900 रुपए में खूब सारा माल खरीदा। कुछ डिब्बे ट्रेन के गार्ड के वैन में रखवाए और कुछ अपने पास। ट्रेन में बैठते समय उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अब ये सही से बिक जाए तो मेरी कमाई दोगुनी हो जाएगी। जब वो अपने स्टेशन पहुंचा तो फल वाले चाचा, कुछ फेरी वाले और स्टेशन मास्टर सब उसका इंतजार कर रहे थे। मास्टर ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारा कारोबार असली मतलब में शुरू हो गया है आरव ने मन में सोचा, ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत दूर जाना है। जयपुर से लाए फल ताजा और सस्ते थे, इसलिए प्लेटफॉर्म पर आते ही उसकी बिक्री जबरदस्त हो गई। पहले दिन ही उसने आधा माल ट्रेन में और बाकी स्टेशन पर बेच दिया। मुनाफा देखकर वो खुद हैरान रह गया। खर्च 900 रुपए, कमाई 1650 रुपए, मुनाफा 750 रुपए। अब समस्या ये थी कि अकेले इतने फल उठाना, सजाना, ट्रेन में चढ़ाना उतराना मुश्किल हो रहा था। एक दिन शाम को जब वो माल उतार रहा था तो पास के प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाला छोटा लड़का मोनू उसकी ओर आया। भैया, मैं मदद कर दूं? थोड़ा पैसे दे देना। आरव ने सोचा, मुझे वाकई एक मददगार की जरूरत है। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर मेहनत से करना होगा। अगले दिन से मोनू उसके साथ ट्रेन में जाने लगा। आरव फल बेचता और मोनू अगले डिब्बे में जाकर ऑर्डर ले आता। इससे उनकी बिक्री पहले से तेज हो गई। मोनू खुश था कि उसे रोज के काम से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और आरव खुश था कि काम का बोझ कम हो गया। एक महीने के अंदर आरव के पास न सिर्फ ज्यादा ग्राहक हो गए, बल्कि रेलवे के कुछ कर्मचारी भी उससे फल लेने लगे। स्टेशन मास्टर ने मजाक में कहा, आरव, अब तो तुम्हारा नाम प्लेटफॉर्म के बोर्ड पर लिखना पड़ेगा। आरव हंसा, लेकिन अंदर से उसे गर्व हुआ। अब मैं अकेला लड़का नहीं, बल्कि एक छोटा कारोबारी हूं। एक शाम दोनों बेंच पर बैठकर बचे हुए केले खा रहे थे। आरव ने कहा, मोनू, एक दिन हम अपना ठेला लगाएंगे और उस पर आरव फ्रूट्स का बोर्ड होगा। मोनू की आंखें चमक उठीं। और मैं ठेले पर बेचूंगा। आरव ने सिर हिलाया। हां, लेकिन ठेला बस शुरुआत होगी, उसके बाद दुकान और फिर सप्लाई का बड़ा काम। आरव और मोनू ने 3 महीने तक लगातार मेहनत की और आखिरकार उनकी बचत 5000 रुपए तक पहुंच गई। ये रकम ठेला खरीदने और पहला आरव फ्रूट्स का बोर्ड लगाने के लिए काफी थी। स्टेशन के पास लकड़ी और लोहे का काम करने वाले रमेश काका के पास वे गए। आरव ने कहा, काका, एक मजबूत ठेला बनाइए जिसमें बड़े बड़े पहिए हों और ऊपर छाया भी हो, ताकि फल धूप से खराब ना हो। रमेश काका ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तेरा ठेला सिर्फ ठेला नहीं होगा, तेरी पहचान होगा। 3 दिन बाद लाल और पीले रंग से पेंट किया हुआ ठेला तैयार था। सामने बड़े अक्षरों में लिखा था, आरव फ्रूट्स। ठेले की पहली सुबह आरव और मोनू ने टोकरी भरकर ताजे फल सजाए।
ठेला स्टेशन के बाहर लगाया गया ताकि आने जाने वाले लोग आसानी से देख सके। ग्राहक रुक रुक कर खरीदने लगे। कुछ पुराने यात्री उसे देखकर बोले, अरे अब तो तुम्हारा सेटअप बढ़िया हो गया। आरव के चेहरे पर मुस्कान थी। ये उसका पहला स्थायी ठिकाना था। लेकिन खुशियों के बीच एक शाम नगर पालिका के 2 कर्मचारी आए। उन्होंने ठेले को देखा और कहा, यह फुटपाथ पर खड़ा है, इसकी परमिट है क्या? आरव चौंक गया। परमिट? मैंने तो बस यहां जगह खाली देखकर लगाया था। उन्होंने सख्ती से कहा, बिना परमिट के ठेला लगाना मना है, जुर्माना लगेगा और ठेला जब्त भी हो सकता है। आरव के सामने फिर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या वो जुर्माना देकर काम जारी रखे या कोई और तरीका निकाले जिससे ठेला भी बचे और कानूनी दिक्कत भी ना आए? उस रात स्टेशन की बेंच पर मोनू ने धीमे से पूछा, भैया अब क्या करेंगे? आरव ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जो किया है मेहनत से किया है, अब इसे बचाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगले ही दिन आरव ठेला वहीं छोड़कर नगर पालिका के दफ्तर पहुंचा। भीड़ और कागजों के ढेर देखकर वो थोड़ा घबरा गया। लाइन में खड़े खड़े उसने सुना, परमिट के लिए पहचान पत्र, पते का सबूत और 500 रुपए फीस लगती है। आरव के पास पहचान पत्र तो था, लेकिन पते का सबूत मुश्किल था। वो तो स्टेशन की बेंच पर सोता था। उसी वक्त पीछे से एक आवाज आई, अरे आरव, तू यहां? वो मुड़कर देखता है, ये वही स्टेशन मास्टर थे जो कुछ काम से नगर पालिका आए थे। आरव ने सारी बात जल्दी जल्दी बता दी। स्टेशन मास्टर ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो आसान है, मैं तुझे अपने पते पर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा देता हूं। तू तो मेरे बेटे जैसा है। स्टेशन मास्टर की मदद से पते का सबूत तैयार हुआ। आरव ने फॉर्म भरा, फीस जमा की और 2 हफ्तों बाद फुटपाथ विक्रेता लाइसेंस हाथ में था। जब उसने ठेले पर लाइसेंस का कागज प्लास्टिक में लगाकर टांगा तो मोनू ने गर्व से कहा, अब कोई हमें रोक नहीं सकता भैया। आरव ने मोनू को समझाया, देख, मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन अगर हम सही तरीका अपनाएं तो डरने की जरूरत नहीं होती। उस दिन से ठेला और भी सुरक्षित और भरोसेमंद लगने लगा। ग्राहक भी देखकर खुश होते कि ये परमिट वाला पक्का और भरोसेमंद काम है। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।